देखो तीनों ही बना लूं मैं एक साथ। ये तो आपका बिहेवियर हो गया, ये बिहेवियर हुआ प्योर रेजिस्टेंस का स्टेडी करंट, सोर्स ऑफ स्टेडी करंट में। ये बिहेवियर हुआ प्योर इंडक्टर का स्टेडी करंट के सोर्स के साथ। ये प्योर कैपेसिटर का बिहेवियर स्टेडी करंट के साथ में। लेकिन जब आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट थी तो देखो तीनों टेबल्स को मिलाकर के इकट्ठा बना लें हम, इकट्ठा बना लें तीनों को। टाइम और पहला आपका इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आर के लिए प्योर रेजिस्टेंस के लिए बना था आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी। प्योर कैपेसिटर के लिए आई बना था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। और प्योर इंडक्टर के लिए बना था, प्योर इंडक्टर के लिए बना था आई प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ओके, टाइम इंस्टेंट जीरो, टाइम इंस्टेंट टी बाय टू, टाइम इंस्टेंट टी बाय फोर, टी बाय टू, टाइम इंस्टेंट थ्री टी बाय फोर, और टाइम इंस्टेंट कैपिटल टी। जीरो प्लस ई नॉट जीरो माइनस ई नॉट जीरो। इसमें क्या आया था, सॉरी हाँ, जीरो आई नॉट जीरो माइनस आई नॉट जीरो। मतलब करंट किसी कुछ इंस्टेंट है जब करंट जीरो, लेकिन कुछ इंस्टेंट ऐसे भी जब करंट जीरो नहीं है। इसके लिए क्या बना था बताओ, प्लस आई नॉट जीरो माइनस आई नॉट जीरो प्लस आई नॉट। यहां भी आप देखो कुछ इंस्टेंट ऐसे हैं जब करंट जीरो है, हमेशा तो करंट जीरो नहीं है। प्योर कैपेसिटर को जब आप एसी सोर्स के साथ डालते हैं तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही करंट जीरो रहे, कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम है जब करंट जीरो होती है कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम है जब करंट मैक्सिमम है। इनके बीच का टाइम अगर आप लोगे, यानी टी बाई एट टाइम अगर आप लोगे, जीरो और टी बाई फोर के बीच का भी तो टाइम होगा ना। टी बाई एट टाइम कहाँ बनेगा वो टी बाई एट टाइम? जैसे चलो मैं यहाँ लेता हूँ, जो ग्राफ अभी मेरे हाथ में है, यहाँ इसमें अगर आप लोगे प्योर इंडक्टर में तो कितना बनेगा बोलो, माइनस आई नॉट जीरो प्लस आई नॉट जीरो और फिर से माइनस आई नॉट। तो अब यहाँ अगर आप देखोगे ध्यान से, टाइम जीरो पर करंट माइनस आई नॉट है, लेकिन टाइम टी बाई फोर पर करंट कितनी है, जीरो है। लेकिन अगर मैं यहाँ लू, यहाँ ये टाइम लू, इन दोनों के बीच का कौन सा टाइम, टी बाई एट सेकेंड, तो टी बाई एट सेकेंड पर करंट ना तो जीरो है ना करंट मैक्सिमम है, कुछ सर्टेन करंट है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कैपेसिटर में हमेशा के लिए करंट जीरो हो जाए, जैसा कि कब होता है, जैसा कि होता है प्योर कैपेसिटर का डीसी करंट के साथ में, स्टेडी करंट के साथ में। स्टेडी करंट के साथ में कैपेसिटर क्या है, एक सर्टेन टाइम के बाद करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगी, चलेगी नहीं आगे, फिर फर्क है। इंडक्टर का क्या है कि बढ़ेगी और बढ़ करके रुक जाएगी, बढ़ना रुक जाएगा इसका, करंट नहीं रुकेगी, फिर करंट जो भी है वो कांस्टेंट करंट हो जाएगी। लेकिन यहां अगर आप देखें कि इंडक्टर में करंट तो कभी भी कांस्टेंट नहीं है। इंडक्टर में कभी करंट जीरो भी है तो कभी मैक्सिमम नेगेटिव, कभी मैक्सिमम पॉजिटिव है। इस तरह से आपका जो कैपेसिटर और इंडक्टर है, इसका एसी के साथ बिहेवियर कुछ और है, और डीसी के साथ, स्टेडी करंट के साथ इसका बिहेवियर बिल्कुल अलग है। लेकिन जो रजिस्टर है, रजिस्टर का बिहेवियर नहीं है। देखो आप जरा ध्यान से, जब ईएमएफ जीरो, जब ईएमएफ जीरो रजिस्टर में तो करंट भी जीरो, जब ईएमएफ मैक्सिमम पॉजिटिव तो करंट भी पॉजिटिव। हालांकि यह करंट बदल रही है, लेकिन बिल्कुल ईएमएफ के साथ बदल रही है। वही है, देखो आपने यहाँ लगाया, आपने यहाँ प्योर रजिस्टर लगाया, इसका ईएमएफ ई है, तो करंट कितनी है भाई यार, अगर आप इसे यहाँ से हटा दो ईएमएफ जीरो हो जाएगा, ईएमएफ जीरो हो जाएगा, तो करंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वही बिहेवियर आ गया ना बिल्कुल। फिर जब आप ईएमएफ बढ़ा दोगे तो फिर से करंट बढ़ जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि हालांकि यहाँ करंट घट बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल ईएमएफ के आर्गुमेंट में है, तो इस प्योर रजिस्टर का एसी के साथ भी वही बिहेवियर है
जो डीसी या स्टेडी करंट के साथ है। क्या है इसका करंट के साथ, स्टेडी करंट के साथ, कि जब ईएमएफ जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगी, जब ईएमएफ आप अप्लाई करोगे तो करंट भी आ जाएगी इसमें। अगर किसी कारण से आपने ईएमएफ जीरो कर दिया तो फिर जीरो हो गया। ठीक है। अब ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज और ये करंट, इनमें से दोनों में से कोई भी फिगर हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ना तो वोल्टेज वेक्टर होते हैं और ना इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है, दोनों में से कोई भी वेक्टर नहीं है। एरिया वेक्टर होता है क्या? एरिया भी वेक्टर नहीं है। लेकिन गॉस थ्योरम में एम्पियर से उसमें हमने क्या ले लिया था, गॉस थ्योरम में एरिया को वेक्टर बना लिया था ना। कुछ फिनोमिनन समझने, अप्लाई करने, सीखने और उन्हें यूज करना आसान हो गया। तो अब हम यहाँ वोल्टेज और करंट को भी वेक्टर बना लेंगे। हालांकि ये अपने वेक्टर नहीं है, लेकिन इनका आगे पीछे चलना वेक्टर है। मैंने आपके साथ थोड़ा सा कुछ कम करा है, कुछ एक चीज मैंने आपको नहीं बताई। एक वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर डायग्राम होता है, ये वाला, ये डायग्राम जो आपने के सामने है, ये फेसर डायग्राम कहलाता, फेसर डायग्राम। ये कौन से डायग्राम बनाया आपने? PHASOR, फेसर डायग्राम। फेसर डायग्राम का मतलब जो ईएमएफ और करंट के रिलेटिव फेस को रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव फेस को रिप्रेजेंट करता है ये। पिछले जन्म की बात है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने फेस पढ़ा था, PHASE फेस। वो फेस यही तो थे सारे, जो पोजीशन और मोशन को रिप्रेजेंट करता है एक ही टाइम पर। तो ये फेसर डायग्राम है जो ईएमएफ और करंट के रिलेटिव फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जब करंट ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट जीरो है, जब ईएमएफ जीरो है तो करंट अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव पर है। तो एक दूसरे का रिलेटिव फेस रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका ईएमएफ का फेस क्या है इस टाइम? पॉजिटिव एक्सट्रीम। और करंट का फेस क्या है? मीन पोजीशन पर है, करंट अपने मीन पर है, जीरो पर है। ये फेसर डायग्राम है। एक और फेसर डायग्राम होता है जिसमें हम इन करंट और वोल्टेज को वेक्टर की फॉर्म में बनाते हैं। इसी के साथ यहां बनाता हूं मैं उस डायग्राम को, बिल्कुल इसी के साथ। इसी में से वो निकल कर आता, उसमें से ये निकल कर आता, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन फिलहाल वो मैंने आपको छोड़ दिया है। एनीवे, अब हम इन वोल्टेज को और करंट को वेक्टर की फॉर्म में बनाकर चलेंगे। तो अब कैसे बना करके चलेंगे?